को राजनीति का विश्लेषण करते हैं तो हम लोगों को उसी हिसाब से देखना चाहिए। पहले तो इसमें उन्होंने जो संसद की अवमानना है उसको जारी रखा। आने के बाद उन्होंने जरा भी माफी नहीं मांगी कि मैं क्यों नहीं संसद की ये कार्यवाही में हिस्सा ले रहा था। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मणिपुर पर मैंने कुछ नहीं आपको बताया, इसके लिए मुझको खेद है। उन्होंने इससे शुरू ही नहीं किया। उन्होंने कहा क्या कि मैं मुझ तक आपकी बात, मैं इसमें भाग नहीं ले रहा हूँ, उसके बारे में भी कुछ माफी नहीं मांगी। मुझको, मैंने संसद में भाषण देखे हैं, पढ़े हैं, मतलब है हमारे आर्काइव में, मैं बराबर नेहरू जी को आजकल देख रहा हूँ। उसमें पहला वो यही कहते थे कि मैं दूसरे सदन में था इसलिए सबकी बातें नहीं सुन पाया। मतलब पूरा सदन, पूरा तो सुनना था हमको, लेकिन कुछ सुन पाया, कुछ मैं उधर था व्यस्त इसीलिए नहीं। मतलब माफी मांगते थे, लेकिन मैंने जो उन्होंने भाषण किए हैं उसकी ये ले लिए हैं, मैंने डिटेल्स ले लिए हैं और मैं उनकी बातों का भाई जवाब दूंगा। किसी की बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने संसद का। तो पहले, और ना मणिपुर पर जो एब्सेंट थे नहीं बोला, इस पर कोई खेद प्रकट नहीं किया। उसके बाद है क्या कि अब इससे पता चल गया कि 2024 की जो नैरेटिव है अब वो बीजेपी नहीं सेट कर पा रही है, अब वो राहुल गांधी सेट कर रहे हैं। क्योंकि सारा जो मतलब ये था नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिया। जब उन्होंने इनके दिल पर जो, दिल से कही बात दिल तक पहुंचा दी, वो जो तीर था एकदम सही निशाने पर लगा। मुझको लग रहा था पता नहीं वो सही निशाने लगेगा या नहीं, लेकिन उन्होंने जो देशद्रोह ये सारी बातें कह दी जिसको बचाने के लिए। और अधीर रंजन चौधरी का भी आज जो रहा परफॉर्मेंस वो सुपर था। उसने भी एकदम पॉइंटेड सही जगह अटैक किया कि किस तरह से जो है ये मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, उनका पूरा इतिहास बता दिया। तो वो नैरेटिव सेट हो गई कि ये जो हाइपर नेशनलिज्म वाली नैरेटिव थी उसको पंक्चर कर दिया राहुल गांधी ने। और इसके अलावा नई नैरेटिव सेट कर दी जिसमें कि जो देश की एकता और इंक्लूसिवनेस का नैरेटिव है, जिसका ये जवाब देते इनको बना नहीं। और अब लग रहा है ये कि अब बहुत ये हो गया, मतलब रिपीट बोरिंग है। आपने देखा या नहीं, अमित शाह बिल्कुल, मैं पूरा सुन रहा था। नहीं मैं पूरा सुन रहा था जी। हाँ, तो आपने देखा ना, अमित शाह जमाई ले रहे थे और एक दर्शक ने, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक ट्विटर पर था, लोकसभा अध्यक्ष हो गए थे, लोकसभा अध्यक्ष हो गए थे, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष हो गए थे। वो पोर्शन देख नहीं पाया क्योंकि मेरी नजर इन पर थी, तो वो लोकसभा को उनके झपकी आ गई। तो वो अब जो था कि ये जो नैरेटिव थी कि मोदी बहुत मतलब जबरदस्त भाषण करते हैं और लोगों को एकदम मतलब बनाए रखते हैं, वो तो एकदम ध्वस्त कर दिया खुद ही उन्होंने। वो नैरेटिव एकदम साफ हो गई, खुद ही उनके लोग ये कर रहे थे। दूसरा एक और चीज जो लोगों ने, मैं ये राजनीतिक में भाषण के कंटेंट पर नहीं जा रहा हूँ, कंटेंट तो बहुत ही पुअर, झूठ से भरा हुआ, और किसी पांजन के या किसी ऑर्गेनाइजर के मतलब लेखक ने लिखा हो, यही वो उसमें क्लियर है। उसमें जो अफवाह कि कपड़े धुल कर गए आते थे, जो सब, वो सब नैरेटिव वही पुराना नैरेटिव है और उसमें झूठ है कहीं, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। और जो 8,000 का विमान खरीद लिया शख्स ने, और वो उनको बता रहा है क्या कि आप ऐसी जिंदगी जीते थे, जिसका आनंद भवन की अभी की कीमत जो है वो कोई बता रहा था कि 1,000 करोड़ में है, 1,000 या 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो कांग्रेस को दे दिया और उस पे वो आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग तो अपना जिंदगी करने के लिए कर रहे थे। तो ये मुझको लगता है कि नैरेटिव चलेगी नहीं। और दूसरा एक और सबसे बड़ी चीज लगी है कि ये जो पूरा मतलब बीजेपी में जो चल रहा है वो आपको, आप लोगों ने किसी ने मार्क किया या नहीं, मैं भाषण पे कंटेंट पे नहीं जा रहा हूं, मैं एनालाइज कर रहा हूं इस अविश्वास प्रस्ताव के फॉलो आउट के बारे में। उसमें आपने देखा होगा बात तक नहीं कर रहे हैं अमित शाह और नितिन गडकरी, वो उधर मुस्कुराते हैं तो वो उधर सिर कर लेते हैं, एकदम बगल में बैठे हुए हैं। दूसरा कि जितने लिस्ट उन्होंने बनाई थी बोलने वालों की, उस लिस्ट से पता चलता है कि एक मार्गदर्शक मंडल की लिस्ट उन्होंने तैयार कर ली है, जिसमें कि जिनको भेजना है वो भेजेंगे। अब मुझको लगता है ओम बिरला को ये पता चल गया है कि उनकी भी हालत सुमित्रा महाजन वाली होने वाली है, इसीलिए
वो उन्होंने नारे लगवाने बंद किए, 2 बार बंद कराया। एक बार तो प्रधानमंत्री की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि नारे नहीं लगेंगे, और जो मोदी मोदी वाला चल रहा था, मोदी खुद नारे लगा रहे थे, और वो उसके पहले मोदी जी नारे लगवा रहे थे। हाँ, मोदी नारे लगा रहे थे, उसके पहले वो नारे लगवा रहे थे, मेरे ख्याल में कौन थे वो नारे लगवा रहे थे, तो उन्होंने मना इसके पहले कौन मेजर आदमी किसी ने भाषण किया था उनकी तरफ से, तो इसके निर्मला सीतारमण के समय में, तो उन्होंने बंद करवा दिया ये क्या कहते हैं नारे लगवाना, क्योंकि ये इंडिकेट करता है। बाद में किसी ने लिखा या मतलब खबर आई क्या कि उनसे मिलने गए हैं अमित शाह। तो मैं आपको बता रहा हूं क्या कि ये जो पूरी पॉलिटिकल ये है सिनेरियो वो क्लियर हो गई, और कल मतलब राहुल गांधी ने जो सेट कर दिया ये क्या कहते हैं नैरेटिव, 2024 का एजेंडा सेट कर दिया इसको। आज सबसे दिक्कत क्या है कि इतना लंबा बोलना पड़ा उनको, उनके अटैक का एकदम शॉर्ट में उन्होंने अटैक किया था, और बहुत ही पॉइंटेड अटैक था। वो एक तो मणिपुर पर कोई जवाब नहीं दे पाए, मणिपुर के बाद का जवाब देने के लिए उन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट मिजोरम में आपने बमबारी की, तो आपने ये किया वो किया करते रहे। उसके बाद उनको देशद्रोही साबित करने के लिए कांग्रेस को अब बताइए कि कोई भी जो इंडिया का इतिहास जानता है वो कांग्रेस को और नेहरू खानदान को देशद्रोही मानने के लिए तैयार होगा क्या? और बता रहे हैं उस परिवार का जो आजादी के बाद 2 लोगों ने 2 प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री, उन्होंने अपनी जान मतलब उनकी गई, किस लिए गई? मतलब आप उनसे मतभेद कर सकते हैं कि उनकी नीतियां गलत थी, मैं मानता हूं कि जो ये ब्लू स्टार ऑपरेशन था वो भी गलत था, जो आपने उनको क्या कहते हैं भेजा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो भेजा श्रीलंका, वो भी गलत था, लेकिन उसकी कीमत तो चुकाई, और किसके लिए चुकाई? देश के लिए ही चुकाई ना। तो वो आप उस फैमिली को कैसे आप कर सकते हैं? अच्छा, डायनेस्टी कर रहे हैं, उसने सारे पद त्याग दिए हैं, ये क्या कहते हैं राहुल गांधी ने। अच्छा, दिखाई देता है कि पूरा फोकस परिवारवाद और हाइपर नेशनलिज्म पर था, दोनों मुद्दे राहुल गांधी के तरफ जाते हैं। तो अब तो क्लियर कट हो गया, और बता रहे हैं बाकी उनके जो एलाइज हैं उनको भी बता रहे हैं कि आप जो है सो उनका साथ मत दीजिए, और आप कैसे कांग्रेस के खिलाफ, अरे एनडीए टूट गई, खत्म हो गई, आप उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं। जो एनडीए बनाया था ये क्या कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसके खंड खंड आपने कर दिए, पॉलिटिकली आप कहाँ जा रहे हैं? और बाकी जो मुद्दे अर्थव्यवस्था वगैरह वाली है वो तो नॉनसेंस है। उस पर भी मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ये एजेंडा कैसे सेट हुआ कि पब्लिक सेक्टर यूनिट के पक्ष में बोल रहा है। यही 10 साल तक ये लोग शख्स बोल रहा था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट हमको प्राइवेटाइज करना है, लोगों की ऊर्जा मतलब जो प्राइवेट निजी क्षेत्र की ऊर्जा से देश की तरक्की कर रहा है। और ऑन रिकॉर्ड बजट भाषण है निर्मला सीतारमण का कि हम लोग कोई डिफेंसिव नहीं है प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, और हम लोग इसके जरिए मानते हैं कि मतलब वो बकायदा कर चुकी है। अब पीएसयू के खिलाफ इनका चल रहा था, अब वो बोल रहे हैं कि पीएसयू तरक्की कर रहा है। तो मुझको लग रहा है कि ये पूरा नैरेटिव जो है चला, और विक्टिम कार्ड वाला जो है ना कि हम गरीब कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, मतलब ये मेरे भी समझ से बाहर आ गया। मैंने तो नहीं सुना किसका नारा था ये कब्र खुदेगी, अपने आप ही आप अपनी बातें बताएं, कब्र खुदेगी। अच्छा, कब्र। दूसरा ये कह रहे हैं कि पवन खेड़ा वाला से याद कीजिए, पवन खेड़ा वाला जो मामला हुआ था एयरपोर्ट पर, ये उस पर था, लेकिन ये मैंने वो एक बार नारा लगाते रोक दिया गया, रोक दिया गया पवन खेड़ा की जब हिरासत का मामला था तुरंत एक बार लगा। ट्विटर पर देख रहा था मैं कमेंट भी कि सोशल मीडिया पर रिएक्शन क्या है। एक ने कहा कि केस्टो मुखर्जी का आत्मा आ गई है, कि आत्मा प्रवेश कर गई है, और मजा खूब वो फन उड़ा रहा था। मतलब कि एकदम आपने एक तो डिमीन किया पार्लियामेंट को, उसके बाद आप डिग्रेड कर रहे हैं अपने पोजीशन पावर ये को क्या कहते हैं प्रधानमंत्री पद को, ये सारा इसमें परिलक्षित हुआ है। और हमको लगता है क्या कि अंततः विनर जो है
इसको आपको कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी ही रहे जिन पर इनको इतना ठोकना पड़ रहा है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होगा।